है कि पूर्वांचल का जो ये क्षेत्र है, इस पूर्वांचल के क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली या इलाहाबाद एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं। उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारी संस्थाएं जो हैं वह निश्चित रूप से उनके लिए प्रयासरत है और आगे बढ़ने का कार्य करती है। और दूसरी एक बात होती थी, बहुत ही ज़रूरी जो बात होती थी, वो होता था कि हम सारे नियमों का पालन करते हुए बच्चों के आवश्यकता के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। उत्कर्ष पत्रिका की टीम आमतौर पर चुनावी यात्रा में होती है, लेकिन हम इस समय कोचिंग संस्थाओं के प्रॉब्लम जानने निकले हैं। हमारी टीम इस समय लिबरस कोचिंग के सामने खड़ी है। हमारे सामने संस्था का नाम आपको दिख रहा होगा। संस्था के सामने कुछ लोग दिख रहे होंगे। ये लोग टीचर हैं, अपने अपने कोचिंग संस्थाओं के डायरेक्टर हैं। हमें खबर मिली कि यहाँ ये टीचर कह सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी कुछ मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में पता चला कि ये मीटिंग पूर्वांचल कोचिंग ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी की हो रही थी। तमाम कोचिंग के डायरेक्टर यहाँ आकर अपना मत रख रहे थे, अपने दर्द बयां कर रहे थे। हम उस दर्द को अपने कैमरे में कैद करने के लिए इस सोसाइटी के तमाम टीचरों से बात करने आए और पता ये चला कि इनकी समस्या क्या है। हम समस्या को तो जानेंगे, लेकिन ये बात करते आपसे चले कि वो अप्रैल, पिछला अप्रैल और ये अप्रैल, अगर पिछले अप्रैल को याद करेंगे तो आपके सामने एक अंधेरा छा जाएगा। तमाम कोचिंग संस्थाएं, जिनके 5-5 संस्थाएं चलती थी, आज सिमट कर एक पर हो गए हैं। कुछ संस्थाएं जिनकी सिमटने की स्थिति आ गई थी, हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपनी संस्था को चलाया। एक समय ऐसा भी आ गया है जैसे लग रहा है वो संस्था चली जाए। इस संस्था के कई लोगों के रोजगार जुटे हुए हैं, कई स्टूडेंटों के भविष्य जुड़े हुए हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे सामने तमाम वो टीचर मौजूद हैं। सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। धन्यवाद। और सर, बड़ी चीज सर अपना नाम बताएं, आप किस संस्था से को रिप्रेजेंट करते हैं और आज की मीटिंग में क्या खास था? सर, मेरा नाम दिनेश तिवारी है और मैं लक्ष्य कोचिंग सेंटर्स का ओनर हूँ। लक्ष्य कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। सर जी, आज हम लोग के सामने बहुत गंभीर समस्या आ गई है। पिछले बार जब कोरोना का कोविड-19 का पहला लहर चला, उस समय 16 मार्च को हम लोग के पास आदेश आया कि आप लोग फ़िलहाल कोचिंग अपनी बंद कर दें। और सर जी, हम लोग 9 महीने तक ये इंतज़ार करते रहे कि अब कोचिंग खुलेगा, अब कोचिंग खुलेगा, और धीरे धीरे करके 9 महीना गुजर गया। फिर ऐसे तैसे करके हम लोगों ने दोबारा कोचिंग खोला और उस समय हम लोग के पास सबसे बड़ी समस्या थी कि 9 महीने से जो कोचिंग का हम लोगों ने किराया नहीं दिया था। मकान मालिक सर पर सवार था कि अब कोचिंग खुल गई है, जल्द से जल्द हमारा किराया आप लोग पेड कर दें, क्योंकि इस दरमियान हम लोग का कोई इनकम नहीं था, लिहाजा हम लोग कोचिंग का किराया भी नहीं दे पाए थे। अभी कोचिंग के मकान मालिक से अभी बात ही कर रहे थे, तब तक पता चला बिजली विभाग पहुंच गया और उसने कहा कि जल्द से जल्द बिजली जमा करें, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और सर, मेरे सामने तो समस्या इतनी आ गई थी कि मेरे सामने 65,000 रुपया बिजली का बिल बकाया हो गया था, क्योंकि उसमें एसी चलता है, फैन चलता है, उन सब का एक फिक्स चार्ज होता है, जिससे 65,000 रुपया बिजली का बिल आया था और मैंने किसी तरह मनाकर 30,000 रुपया जमा किया। अब हम कोचिंग चलाएं, कोचिंग को मेंटेन करें जो 9 महीने से बंद था, कि बिजली का बिल जमा करें, मकान मालिक को किराया दें। हमने 30,000 रुपया जमा किया और 10 दिन का समय लिया। 10 दिन सर जी नहीं हुआ, तब तक बिजली विभाग फिर दोबारा आ गया और मेरा कनेक्शन काट दिया। दिनेश जी, अगर हम इस बार के कोविड को देखें, तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उस पीरियड में एक अनुभव भी अर्जित किया। निश्चित। प्रशासन के लेवल पे, शासन के लेवल पे आपके भी सामने एक समस्या थी, क्योंकि WHO भी परेशान था, स्वास्थ्य मंत्रालय भी अब आपके सामने एक अनुभव है। कर्ज भले रहा हो, मकान मालिक के पैसे बाकी हो, लेकिन एक अनुभव आपने अर्जित किया। जब बीच में आपकी संस्था शुरू हुई तो आपने किस तरह के गाइडलाइंस का पालन किया? बच्चों के बैठने की व्यवस्था क्या थी? सर जी, जब दोबारा कोचिंग खुला तो पहली बार में तो हम लोग मान लिए थे कि ये अचानक ऐसी समस्या आई है और
कोरोना वायरस को लेकर कोई स्पष्ट नियम भी नहीं था, कोचिंग बंद रहा। फिर हम लोगों ने खोला तो ये चीज़ मालूम हुआ कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो हम लोगों ने अपने बच्चों को 100% मास्क लगाना अनिवार्य घोषित कर दिया। हम लोगों ने सभी लड़कों से कहा कि सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। मास्क लगा करके हम लोगों ने दूरी मेंटेन करते हुए एक बेंच पर 2-2 लड़कों को बैठा रहे थे ताकि दूरी मेंटेन रहे, और उस अनुरूप क्लास चला रहे थे। धीरे धीरे क्लास चलाते हुए क्लास पटरी पर भी अब आ रही थी, तब तक दोबारा। अब 1 मिनट रुकना चाहेंगे। पटरी पर आप ही की नहीं, सरकार की भी अर्थव्यवस्था वी शेप में जा रही थी, स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर हो रही थी। हमने कुछ टीचरों को सुना कि उनका ये कहना था कि हम उन बच्चों को टेम्परेचर भी चेक करते थे, या उनको सर्दी जुकाम है या वो सुस्त दिखते थे तो हम उन्हें मना करते थे कि आप कोचिंग ना आइए, गाइडलाइंस आपके लिए है, आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं। और तमाम, जैसे दीपक सर हैं, इनके ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, आपके भी ऑनलाइन क्लास, तमाम ऐसे टीचर हैं जिनके ऑनलाइन क्लासेस चलते थे। तो अगर किस तरह की मांग आपकी सरकार से है, किस तरह की आप गाइडलाइंस चाहते हैं सरकार से, और आपके पक्ष क्या है जो सरकार को आप बताना चाहते हैं? जी सर, आजीविका का मुद्दा है। सर जी, हम लोग यूनिवर्सिटियों से पढ़े, सिविल सर्विसेज की तैयारी किए, तैयारी के बाद हम लोग कोचिंग फील्ड में आए, और काफ़ी लंबे अरसे से, आज मैं 18 साल से कोचिंग चला रहा हूँ। अब हम इस सिचुएशन में हो गए हैं कि हम दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते, हम कोचिंग ही चला सकते हैं। कोचिंग चला रहे थे, अचानक सरकार ने आया कि कोचिंग बंद कर दिया, जिसमें हमको सबसे बड़ा अन्यायकारी ये लगा कि सिनेमा हॉल 9 बजे रात्रि तक खुला हुआ है, आपके शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, यहाँ तक कि वाइन शॉप भी खुला हुआ, सब व्यवसाय खुला हुआ, लेकिन यहाँ से सरकार का इनकम ठीक ठाक है जी, तो सब कुछ खुला, हम लोग का बंद है। तो हमें लगता है कि हम लोग उतना फंडिंग सरकार को नहीं करते हैं जिससे सरकार हम लोग पर ध्यान दे, और सबसे पहले हम लोग को उसने चोट पहुंचाया और कोचिंग बंद कर दिया। जबकि हम लोग के बच्चे वो हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन करें। कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो PhD कर चुके हैं। सर, उन लोगों को हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कराते हैं। वो लड़के जो हैं पूरी तरह कोरोना के प्रभाव से परिचित हैं, वह कोरोना से पूरी तरह सचेत भी हैं, और अगर हम न भी 1 मिनट की पालन कराएं तो भी वो पालन करेंगे। तो ऐसे लड़के जो अनुशासित लड़के हैं, जो हम लोग के गाइडलाइन का फॉलो करते हैं, जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं, और उनसे हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन कराने का प्रयास भी करते हैं, और लड़के करते भी हैं। लेकिन अचानक सभी चीज़ें खुली हुई हैं, लेकिन हम लोग कोचिंग को बंद कर दिया। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार ने बोला कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम यहाँ तक कि आज भी चल रहा है। तो लड़के अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आखिर वो एग्ज़ाम कैसे देंगे? हम लोग लड़कों की तैयारी करा रहे थे, तो सबसे बड़ा तो लड़कों पर एक कुठाराघात हुआ है। तमाम जो लड़के थे जो पढ़ रहे थे, उनको लग रहा था सरकारी नौकरी मिलेगी। इस समय यूपी गवर्नमेंट ने तमाम वैकेंसियाँ घोषित किया है, उसको मनोयोग से तैयारी करा रहे थे, अचानक उनका पढ़ाई बाधित हो गया। तो सबसे ज़्यादा तो हताश लड़के हैं, सबसे ज़्यादा अधिकतर लड़के कुंठा में आ चुके हैं। और सर जी, हम लोग लड़कों का कैरियर देखते हैं, उनके दर्द को हम लोग देखते हैं, तो ये दर्द कहीं ना कहीं हम लोग को भी अनुभूत होती है। आप दिनेश जी को सुन रहे थे, इनके दर्द को सुना। इन्होंने बताया कि किस तरह से अपनी संस्था में प्रोटोकॉल का पालन कराते हैं। एक बात इन्होंने सही कही, जो भी लड़के यहाँ पढ़ने आते हैं वो मैच्योर होते हैं, शिक्षित होते हैं, और उन्हें पता है कि कोविड के साथ उनका किस तरह का नाता पिछला रहा है, और वो अपने संस्थाओं में जाएं तो किस तरह का कोविड का उन्हें पालन करना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक जी मौजूद हैं। सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। धन्यवाद। जब हम आ रहे थे तो आप भी संबोधन वहाँ कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे। आप IAS की तैयारी करते हैं, आप PCS का मेंस भी आपने दिया है। आप देख रहे हैं कि अभी PCS का पेपर आने वाला है, IAS का पेपर आने वाला है, और कुछ गरीब बच्चे जो दिल्ली एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इलाहाबाद नहीं जा सकते हैं, आपकी संस्थाओं में भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेज आप देते रहे हैं। आपकी संस्था राज्य के बगल में चलती थी, कोविड के बाद वो बंद हुआ, आपने यहाँ पर लिया, हिम्मत जुटाई आपने संस्था चलाने के लिए। अगर संस्था फिर से बंद कर दी जाती है तो किस तरह की समस्या आएगी? दीपक जी, जरा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो समस्या ये है कि पूर्वांचल का जो ये क्षेत्र है, इस पूर्वांचल के क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली या इलाहाबाद एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं। उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारी संस्थाएं जो हैं
वह निश्चित रूप से उनके लिए प्रयासरत है और आगे बढ़ने का कार्य करती है। दूसरी तरफ भारत का एक सबसे बड़ा समस्या जो है वह है बेरोजगारी का समस्या। वर्तमान समय में सीजीएल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सरकार एग्ज़ाम्स नहीं रोक रही है, लेकिन सरकार ने क्या किया है कि कोविड से होने वाले प्रभाव को दिखाते हुए, महामारी है और वैश्विक महामारी है, इसका हम लोग भी इसकी जानकारी है, इससे पूर्व अनुभव भी है। पिछले 1 साल का एक बुरा अनुभव सरकार का भी रहा है, हम लोग का भी रहा है। तो निश्चित रूप से हम उस अनुभव से संज्ञान लेते हुए और चाहते हैं कि इसमें एक निश्चित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हम अपनी क्लासेस शुरू करें। सरकार से ये अनुरोध है कि सरकार इसके लिए एक गाइडलाइन जारी करे। हम जब यहाँ आए तो आपने हमारा टेम्परेचर चेक किया, सैनिटाइज हमें किया। आपकी कोचिंग लिब्रस हमारे सामने क्लासेस दिख रही है। किस तरह का प्रोटोकॉल आप पालन बच्चों को अभी जब गाइडलाइंस नहीं आई थी उसके पहले पालन करवा रहे थे? आपकी जब संस्था चल रही थी किस तरह का था? बच्चों के बैठने की व्यवस्था आपकी क्या थी? जी, जब से कोविड इफेक्ट थोड़ा कम हुआ था तब से हमने संस्थाओं को पूरे कोविड मानक के अनुसार, जो भी सरकार की गाइडलाइन है, WHO की मानक रहे, उस मानक के अनुसार ही अपनी क्लासेस चलवाई। हम प्रत्येक क्लास में कोविड के नियमों का पालन करते रहे। बच्चों का टेम्परेचर चेक करना, जब जैसे ही किसी बच्चों के कुछ भी लक्षण ऐसे दिखाई देते थे बुखार आदि के, तो हम उन लोगों को क्लास से बाहर कर देते थे कि नहीं, आप लोग क्या कीजिए, क्लास से बाहर जाइए। और दूसरी एक बात होती थी, बहुत ही ज़रूरी जो बात होती थी, वो होता था कि हम सारे नियमों का पालन करते हुए बच्चों के आवश्यकता के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे थे। आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं उन बच्चों के लिए? ये था कि आप अगर क्लास में नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। क्या सरकार को आप मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह की सरकार आप टीचरों के लिए व्यवस्था करे और आप उनके लिए क्या पालन? आपने बताया कि आप सारे गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, सरकार से आपकी क्या मांग? देखिए, जब आजीविका की बात आती है तो यह एक पढ़ा लिखा कुनबा है और भारत का इतिहास जो है वो चाणक्य का इतिहास रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि उस इतिहास के अनुसार ही ध्यान दिया जाए कि सरकार इसका पालन करे, सरकार इस पे ध्यान दे। ऑनलाइन क्लासेस जब भी हम चला रहे थे तो ऑनलाइन क्लासेस का जो एक इफेक्ट था वो अलग था, वर्तमान समय का इफेक्ट जो है वो अलग है। और हम चाहते हैं कि सरकार बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा दे, क्योंकि सरकार भी इसमें अभ्युदय योजना शुरू की है। तो सरकार भी इस योजना को चला रही है और वो ऑनलाइन नहीं चला रही है, वो भी ऑफलाइन चला रही है। तो वो भी इस महत्व को समझ रही है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है। ऑनलाइन की कक्षाएं जो होती हैं वह फैक्ट के लिए स्पेशली है, लेकिन यहाँ पे पूरी प्रक्रिया जो होती है वो कॉन्सेप्ट की होती है। वर्तमान समय में डे बाय डे जो एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, जो चीज़ें बदल रही हैं, उसके लिए शिक्षक मेहनत करता है और बालकों तक पहुंचाता है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सरकार इसको ध्यान दे और सरकार असंगठित क्षेत्रों के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी लोग हैं, उन पर ध्यान दे के इसके लिए कुछ आवश्यक कार्रवाई करें। लिब्रस कोचिंग के टीचर दीपक जी हमसे बात कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई, किस तरह का पालन होता है, सरकारों से क्या मांग होती है। दिनेश सर भी मुखरता से अपनी बात रखी। सर, आपका नाम क्या है? राकेश गुप्ता मेरा नाम। किस कोचिंग को रिप्रेजेंट? पॉइंट से मैं। जीएस पॉइंट से। किस तरह की समस्या आपको पिछले कोविड में जब लॉकडाउन लगा था तो थी, किसी तरह से आपने हिम्मत जुटाई, क्लासेस शुरू किए, किस तरह की समस्या अब आपके सामने भविष्य में आने वाली है? देखिए, पिछले दिनों में जो हमारी समस्याएं थी वो हम लोग समझ नहीं पाए थे। कितने लंबे दिनों तक कोविड का प्रभाव रहेगा ये भी नहीं समझ पाए थे। तो हम लोगों ने कुछ पहले से तैयारी कर नहीं रखी थी कि हमारा भविष्य में जब कोचिंग खुलेगा तो हम क्या क्या कर पाएंगे। अभी एक अवसर था कि जब कोचिंग खुला, हम लोगों ने कहीं से पैसा लेकर, लोगों से सहयोग लेकर जब हमने कोचिंग खोलने का प्रयास किया तो पूरी राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमने ये चाहा कि फिर भविष्य में हमारी कोचिंग पर कोई ऐसी आपदा न आवे जिससे हम भी बेरोजगार हो जाएं, आजीविका हमारा संकट में पड़ जाए, हमारे बच्चों का भविष्य जो है कि अंधकार में हो जाए। इसलिए हम हर मानकों का पालन कर रहे थे। हम बच्चों के साथ, बच्चों के गार्जियन के साथ, बच्चों के जो सैनिटाइज करना हो, मास्क लगवाना हो, थर्मल स्क्रीनिंग करना हो, हम दूरी बनाना हो, सभी चीज़ों का पालन कर रहे थे। अचानक कोविड के थोड़ी से प्रभाव बढ़े तो हम और ज़्यादा इन सभी अनुशासन को करने लगे, जिससे हमारे कोचिंग न प्रभावित हो जाए, क्योंकि हमारे सैकड़ों ऐसे बेरोजगार युवा शिक्षित लोग जो राष्ट्र के जो है कि राष्ट्र के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारा पूरा पूर्वांचल कोचिंग सेंटर ऐसे ही, पूर्वांचल कोचिंग का जो एरिया है, पूर्वांचल जो क्षेत्र है, ये शिक्षा से पिछड़ा हुआ था। हम लोग सीमित संसाधनों में बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे। प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के बदलती नीतियों के साथ हम लोग बदलना चाह रहे थे।
तो हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए, हमारी आजीविका के साधन को ध्यान में रखते हुए हमें तमाम तरह के नियमों में बांध दे, लेकिन हमें अवसर दे कि हम कोचिंग पुनः संचालित कर सकें और हम राष्ट्र के में अपनी भागीदारी निभा सकें। ये तमाम टीचर हैं, इनके दर्द को आप सुन सकते हैं, किस तरह से बेरोजगारी अपने चरम पर है। वैकेंसी भी आ नहीं रही है, जो आ रही है उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आप तमाम देख रहे थे, सरकार से स्टूडेंट की मांग थी, एक नोटिफिकेशन को ही स्टूडेंट अपना भविष्य मान बैठता है। नोटिफिकेशन निकलता है, स्टूडेंट अपने भविष्य के लिए कोचिंगों में जाता है। और वास्तव में गोरखपुर के अगर टीचरों की बात करें तो उन्होंने ये दम भरा है, बच्चों को अब इलाहाबाद और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ अच्छे अच्छे टीचर हैं जो उनको टीचिंग दे रहे हैं। कुछ और संस्था के लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है और आपकी संस्था का नाम क्या है? एसी कात्यायनी क्लासेस। कात्यायनी क्लासेस। सर, वही मेरा प्रश्न सारे टीचरों पर वही गुजरा है। पिछला लॉकडाउन सारा कुछ मिट गया, मिटने का लगभग समाप्त हो गया। आप लोगों ने हिम्मत जुटाई, आप लोगों ने हिम्मत जुटाई, संस्था को फिर खड़ा किया और इस समय स्थिति फिर पैदा हो रही है कि वही पिछली स्थिति जहां से आप उभर के आए थे फिर जाने वाले हैं। क्या सरकार से मांग है और आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिसे बयान नहीं की जाती है, एहसास करी जाती है। ठीक है, सरकार भी उस दर्द को एहसास करें हम लोग की तरफ से। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे सरकार का आदेश हुआ कोचिंग संस्थान को बंद करने के लिए, तो हम लोगों ने जब बच्चे को कहा, क्योंकि ये संडे को जारी हुआ था नोटिस, मैंने बच्चे को फ़ोन करवाया अपने स्टाफ से और उनको ऑनलाइन की क्लास करने के लिए मैंने सोचने के लिए कहा। तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि सर मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, किसी ने कहा मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। तो सरकार तो कह देती है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम लाइए, लेकिन ये उस तबके को भूल जाती है सरकार। सर, एक मिनट रुकना चाहेंगे। अभी बीच में एक सर्वे आया था, मैं इंडिया टुडे पढ़ रहा था, उसमें सर्वे में आया था कि देहात में 35% लोगों के पास ही स्मार्टफोन है। अब अपनी बात कहिए। तो सरकार इस बात को भूल जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर लोगों के पास स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो जिस बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है वो बच्चे कहाँ से ऑनलाइन क्लास कर पाएंगे। दूसरी बात, जो बच्चे सिपाही की तैयारी करने के लिए ही शहर आते हैं या किसी कोचिंग में जाते हैं, तो एक सिपाही जो है सो ग्रेड 3 का सबसे निचला पद है, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगी ये सरकार भी इमेजिन कर सकती है। भले उसका फॉर्म कोई भी डाले, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटस कमज़ोर होती है। उन पर कितना भी दबाव डाला जाए तो वो किसी तरह का एंड्रॉयड फ़ोन या ऑनलाइन सिस्टम का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। और वैकेंसी है सामने, तो अगर वैकेंसी सामने है, सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हम परीक्षा सब नियत समय पर लेंगे, तो उन बच्चों के लिए भी ज़रा सोचिए जिनके लिए आप वैकेंसी देते हैं कि अगर उनको उससे लाभ नहीं होगा तो उस वैकेंसी का क्या मतलब है। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है कि जितनी जल्दी हो हम लोग को गाइडलाइन जारी करें। वैसे भी हम लोग गाइडलाइन का फॉलो कर रहे थे कि क्लास में 1/3 स्ट्रेंथ लेकर के चल रहे थे, उसके बाद अल्टरनेट सीट पर बैठा रहे थे बच्चों को और उनको पढ़ा रहे थे। खुद पढ़ा लेते हैं इसलिए झेल भी रहे थे, हाँ, अपनी खर्चे किसी तरह निकाल ले रहे थे। तो सरकार इन चीज़ों को दोनों तरफ से ध्यान दे कि जो कोचिंग संस्थान चलाने वाले हैं या जो वहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं, कोचिंग संस्थान अगर बंद होती है तो संस्थान के मालिक अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी संस्थान 4 महीना 5 महीना बचा लेंगे। लेकिन वहाँ जो 10-12 एम्प्लॉई हैं फिर उनकी स्थिति ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो भी तो फिर कहते हैं कि नो वर्क नो पे। तो सरकार से यही मेरा विनम्र निवेदन है कि एक हम्बल सोच रखते हुए कोचिंग संस्थान और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को एक नियमों में बांधते हुए संस्था को खोलने की इजाजत दे, अनुमति दे। मैं यही आग्रह। सर, आपका नाम क्या है? हरिंदर सिंह। किस तरह की समस्या आपके सामने है, आपकी संस्था के सामने है? कोविड-19 में तो सारे लोगों को, पूरा देश को समस्या आई थी, लेकिन शिक्षकों पे जिस तरीके से आई वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी कि सर प्राइवेट टीचर एक तो इतना पढ़ लिख करके, और वो सर केवल वो रोज़गार करता ही नहीं है, प्राइवेट टीचर रोज़गार उत्पन्न करता है। उसके थ्रू कई लोग ऐसे हैं जो सर्विस में जाते हैं, पुलिस बनते हैं, दरोगा बनते हैं, बैंक में जाते हैं, एसएससी में जाते हैं। और सर इसके अलावा उस कोचिंग के इर्द गिर्द कोई चाय वाला है तो वो भी रोज़गार पाया रहता है, कोई कॉपी किताब वाला है, स्टेशनरी वाला है तो वो भी रोज़गार पाया रहता है। तो शासन को मेरा ये विनम्र निवेदन है कि शासन इस स्तर पे प्राइवेट टीचरों को सोचे जो पढ़ लिख करके इस तरीके से रोज़गार केवल करते ही नहीं हैं, उत्पन्न भी करते हैं। एक बाइट और लेंगे। सर, आपका नाम क्या है? विकेश पाल। किस कोचिंग से हैं? द पैरामाउंट कोचिंग क्लासेस, मोहद्दीपुर, गोरखपुर। किस तरह की समस्या है, क्या चाहते हैं सरकार से?
चाहते यही हैं सरकार से कि एक गाइडलाइन के तहत जिस तरह से बाज़ार, शॉपिंग मॉल, अन्य चीज़ें खुली हैं, चल रही हैं, उसी गाइडलाइन के तहत हम लोगों की भी कोचिंग संस्थान चलाई जाएँ और हम लोग भी बच्चों को पढ़ा सकें, हम लोगों की भी आजीविका चल सके, जिससे कि हम लोग समय से मकान मालिक को किराया, बिजली का बिल ये दे सकें। क्योंकि पिछले लॉकडाउन का सीधा सा अनुभव रहा कि सभी मकान मालिक को किराया समय पर चाहिए और नहीं समय पर तो आगे पीछे पूरा किराया चाहिए। तो जब हमारे कोचिंग सेंटर चलेंगे, गाइडलाइन के तहत चलें, जहां हमारी स्ट्रेंथ 50 की होती है वहां 15-20 की स्ट्रेंथ से हम चलाएं, कोविड का पालन करके चलाएं। इसके तहत हमारी भी कोचिंग संस्थान चलने चाहिए। ये तमाम कोचिंग के डायरेक्टर थे, अपनी समस्याएं बताई। इन्होंने कहा कि सरकार अपने एक नियम के तहत हमें बांधे, कोई प्रोटोकॉल दे, एक नियम बता दे, एक बिंदु बता दे, हम उन बिंदु के साथ काम करेंगे। क्योंकि इनका ये कहना था कि हमारे रोज़गार के साथ कुछ और लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 5-6 लोग जुड़े हुए हैं। कोचिंग बंद होने से सब बेरोज़गार होंगे। इनके ये भी मांगे थी कि हम एक गाइडलाइंस के तहत, और इनकी सबसे बड़ी बात थी कि ये पिछले जो लॉकडाउन अप्रैल के समय लगा, ये टूटने के बाद फिर जुटे थे और इस लॉकडाउन में अगर सरकार बंद कर देगी तो ये कहीं ना कहीं फिर टूट जाएंगे। इनका ये कहना था कि सरकार एक गाइडलाइंस के तहत इन्हें बांधे, ये गाइडलाइंस का पालन करेंगे। कैमरा संभाल रहे सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।